बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। सामीन, आज का प्रोग्राम गंदम की बिजाई और बर्दाश्त के बारे में है और मैंने आपको ये बताना है कि ये प्रोग्राम जो है ये दो अक़साद पर मुश्तमिल है। पहली किस्त में इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि पिछले साल हमारी गंदम की पैदावार कम क्यों हुई थी, और दूसरे प्रोग्राम में ये बात होगी कि हम कौन कौन से काम कर सकते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारे आने वाली फसल जो है वो भरपूर फसल हो और फूड सिक्योरिटी की ज़ामिन हो। नाजरीन, मैं कल यहाँ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की महफिल में बैठा हुआ था और वहाँ सवाल ये आया कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल कौन से हैं। तो एक साहिबे नज़र दोस्त ने बताया कि पाकिस्तान के 4 बड़े मसाइल हैं जिनका हल करना बहुत ज़रूरी है। और पहला मसला उन्होंने बताया कि पहला मसला है लॉन्ग मार्च का, कि लॉन्ग मार्च कब होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। दूसरा मसला उन्होंने बताया मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी कब होनी चाहिए। और तीसरा मसला उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री किसकी मर्जी से हो और कब हो। और चौथा मसला उन्होंने ये बताया कि 18वीं आईनी तरमीम ने हमें किसी तरफ का नहीं छोड़ा। पाकिस्तान का किसान जब अपने मसाइल लेकर मरकजी गवर्नमेंट के पास जाता है तो वो बताते हैं कि ये मसला सूबाई गवर्नमेंट का है, और जब वो सूबाई गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि ये मसला मरकजी गवर्नमेंट का है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपको कैसे पता चला कि पाकिस्तान के यही मसाइल हैं। उन्होंने बताया कि मैं पिछले 2 साल से पाकिस्तान में नहीं गया हूं, और ये जो शाम के वक्त प्राइम टाइम पर जो बड़ा ज़रूरी वक्त होता है उस पर जो पाकिस्तान के तमाम चैनल जो हैं उन पर जो बहस होती है, मैंने उससे ये नतीजा अखज़ किया है कि पाकिस्तान के ये 4 बड़े मसाइल हैं। सामीन, वहीं पर एक साहिबे बसीरत भी बैठे हुए थे। वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथी ने बताया है ये मसाइल जो हैं ये बाद के मसाइल हैं। और पहला मसला है कि पेट ना पइयां रोटियां ते सब्बे गला खोटियां। पाकिस्तान का पहला बड़ा मसला जो है वो फूड सिक्योरिटी है। गंदम की इस वक्त जो हालत है वो ये है कि लाहौर के अंदर नान जो है 25 रुपए का मिल रहा है, रोटी 15 रुपए की मिल रही है, और आटा चक्की का जो है वो 4000 रुपए फी मन के हिसाब से मिल रहा है। गवर्नमेंट का जो मन का हिसाब है आटे का वो 2600 रुपए है। किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिल गया, आज मिल गया कल नहीं मिला, नोबडी नोज। और कराची के अंदर मामला जो है वो 5000 रुपए मन, और यही हाल कोयटा और पेशावर का भी है। तो लिहाजा सबसे बड़ा मसला जो है वो आने वाली फसल कैसे बेहतर की जा सकती है, पैदावार किस तरह बढ़ाई जा सकती है, और ये जो पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाया हुआ है, इसके ऊपर पहली नजर होनी चाहिए। और दूसरा मसला उन्होंने बताया कि आधा पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारी से मुतासिर है। सैलाब ज़्यादा लोगों की बहाली और उनको दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करना, उनकी ज़मीनों के ऊपर दोबारा ज़ेरे काश्त रकबे को लाना, ये असल बड़े मसाइल हैं। तो सामीन, मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में गंदम की पैदावार की अशद ज़रूरत कितनी है, लेकिन उससे पहले हमें जानना चाहिए कि पाकिस्तान में गंदम की फसल जो है वो कैश क्रॉप भी है और हम एक्सपोर्ट भी इसको करते रहे हैं तारीखी तौर पर। और ये हमें जानना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब के सूबे के अंदर जो गंदम लगाई जाती है वो 75 से 77% तक, और सिंध के अंदर 15 से 17%, और बलूचिस्तान और सिंध में 3 और 4% के करीब रकबा जो है वो हमारा गंदम की ज़ेरे काश्त होता है। इसमें लोग अपने लिए भी गंदम हासिल करते हैं, बेचने के लिए भी हासिल करते हैं, और हमेशा गंदम की फसल के बाद लोगों को इस बात का एहसास होता है कि अब गंदम की फसल आएगी, पैसे आएंगे, जिसका उधार देना है वो भी वापस करना है, और कोई मकान बनाना है तो वो भी, कोई कोठा तामीर करना है तो वो कोठा भी तामीर हो जाएगा। तो ये एक चीज है जो हमारे लिए एक कैश क्रॉप के तौर पर हमेशा गंदम की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आपने एक बात नोट की है कि मैंने जो आपको फिगर्स दिए हैं, मैंने बताया 75 से 77%, मैंने बताया 15 से 17%, मैंने बताया 3 से 4%।
और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक बड़ा मसला जो है वो हमारे शुमारियात का है। शुमारियात हमारी कभी भी, डेटा जो है वो हमारा कभी भी प्रॉपर नहीं रहा, वो हमेशा तकरीबन ही रहा है। हम लोग मरदमशुमारी के अंदर भी ये बात कहते हैं कि 22 करोड़ हमारी आबादी है, लेकिन चंद दिन पहले हमारे एक नेशनल लीडर ने कहा कि ये आबादी 24 करोड़ है। और जब ये 24 करोड़ और 22 करोड़ है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें अपनी चीजों को ठीक करना चाहिए और वो शुमारियात को ठीक करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कितनी हमें जरूरत है, कितनी हमें पैदावार लेनी है और कितना हम उसके अंदर से अपनी जरूरत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सामीन, अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि हम तारीखी तौर पर फूड सफिशिएंट कंट्री हैं, यानी एक ऐसा मुल्क जो बाहर से फूड नहीं मंगवाता और वो इतनी पैदावार करने के काबिल है जिसकी बुनियाद पर उसका अपने घर के लोगों का पेट भी भरे और वो बाहर भी बेच सके। लेकिन हमेशा इसके अंदर फ्लक्चुएशन आती रही है और उसकी कोई वजूहात है। आज के प्रोग्राम के अंदर मैंने यही बात बतानी है कि पिछले साल 25 मिलियन एकड़ जो हमारा नॉर्मल गंदम की पैदावार के लिए लगता है, ये लगाने के बावजूद हमारी पैदावार कम क्यों हुई है। पहली चीज जो मैंने नोट की है और वो ये है कि ये जो फसलें लगती हैं इसके ऊपर हिसाब किताब को देखा जाता है कि मेरी फसल जो है उसके ऊपर खर्चा कितना आएगा और उसके बाद मुझे उसकी इनकम कितनी होगी। और उसकी शुरुआत होती है गवर्नमेंट की उस सपोर्ट प्राइस से जिसका गवर्नमेंट हमेशा ऐलान करती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं उन्होंने इस बात को कभी नहीं समझा और शुरू से लेकर आखिर तक पाकिस्तान का किसान जो है इस गुमगु की कैफियत में रहा है कि इसकी जो सपोर्ट प्राइस है वो क्या होगी। पुरानी सपोर्ट प्राइस 1800 रुपये थी और उसके मुताबिक जिस तरह खादों की कीमतें बढ़ी, इनपुट्स की कीमतें बढ़ी, बिजली की कीमत बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ी, लेबर की कीमत बढ़ी, उसके मुताबिक 1800 रुपये के अंदर ये पैदावार जो है वारा नहीं खाती थी। लिहाजा फरवरी के महीने में 1950 का ऐलान हुआ, जबकि उस वक्त फसल जो है वो अपने जोबन पर थी और लोग लगा चुके थे, लोग फैसला कर चुके थे। और उस फैसले के नतीजे में पिछले सालों के मुकाबले में एरिया अंडर वीट कल्टीवेशन वाज लेस, कि थोड़े रकबे पर वो लगाई गई। ये एक पहली रीज़न थी इस बात की कि लोगों को ये पता चला कि इस फसल को लगाने के अंदर हमें कोई पैसे आने वाले नहीं हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि दूसरी फसलें जिसमें कपास हो गई, जिसमें गन्ना हो गया, जिसमें दालें हो गई, जिसमें तेलदार अजनास हो गई, हम वो अगर लगा लें तो हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो पहली रीज़न जो हमारी पैदावार की कमी है उसकी वजह ये थी। दूसरी वजह से पहले मैं बताना चाहता हूँ, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हकीम लुकमान से किसी ने पूछा था कि आप में इतनी अकल कहाँ से आई। तो हकीम लुकमान ने जवाब दिया कि बेवकूफ़ों से मैंने सीखा है। उन्होंने कहा जी बेवकूफ़ों के पास अकल नहीं होती, आपने उनसे कैसे सीख लिया। उन्होंने कहा जो बेवकूफ़ काम करते हैं मैं वो नहीं करता और मैं इसीलिए कामयाब होता हूँ और लोग इसलिए मुझे समझते हैं कि मैं अक्ल और दानिश का मंबा हूँ। तो ये पहली रीज़न थी कि हमें हमेशा इस बात का फैसला करना चाहिए कि फसल लगने से पहले किसान को बताना चाहिए कि सपोर्ट प्राइस ये होगी, ताकि वो अपना हिसाब किताब कर ले और उसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा वो गंदम लगाने की सोचे। इसकी मिसाल मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म बने थे उससे पहले साल गंदम की यहाँ पर शदीद किल्लत थी और उन्होंने आते ही फैसला किया कि आने वाले साल में गंदम की ये कीमत होगी और उस साल फिर गंदम इतनी पैदा हुई कि उसका लेने वाला कोई नहीं था। तो ये एक रीज़न थी, बड़ी रीज़न, जिसकी बुनियाद पर किसान ने दिल जमई के साथ फैसला नहीं किया कि मैंने कितने रकबे पर गंदम की काश्त करनी है, इसलिए कि आखिरी वक्त तक उसे पता नहीं चला कि इसकी सपोर्ट प्राइस क्या है। 1950 उस वक्त पंजाब की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जब सिंध की गवर्नमेंट जो है वो 2200 रुपये का ऐलान कर चुकी थी। और जब गंदम की पैदावार आई और पता चला कि गंदम बहुत कम पैदा हुई है पिछले साल के मुकाबले में, तो मार्केट के अंदर जो प्राइस 2200 रुपये थी वही फिर किसान को मिली और उस हालत में आप ये समझें कि वक्त हाथ से निकल चुका था। दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि जब हम ये कहते हैं कि ये आपने हदफ हासिल करना है, तो उस हदफ को हासिल करने के जो टूल्स हैं वो भी साथ में दिए जाते हैं।
ऐसा नहीं होता कि मुझे बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए, ना मेरे पास तलवार हो, ना मेरे पास तोप हो, ना मेरे पास बंदूक हो, और मुझे कहा जाए कि दुश्मन से मुकाबला किया जाए, तो जाहिर है उस हालत के अंदर या मैंने अपनी जान देनी है और या मैंने सरेंडर करना है। तो यहाँ जो मैंने चीज़ नोट की है, वो चीज़ मैंने ये नोट की है कि शुरू के अंदर डीएपी जो है वो अवेलेबल नहीं थी, तो लिहाजा ये कहा गया कि जब अवेलेबल होगी तो आप पहले पानी के साथ दे दें। फिर उसके बाद जब पहले पानी की बारी आई तो पता चला कि उसकी कीमत जो है वो उसमें इजाफा हो गया, और किसी को मिली किसी को नहीं मिली, लेकिन साथ पहले पानी के साथ हमेशा यूरिया दिया जाता है और वो नापैद हो गया। अगर आपने देखना हो, अगर आपने याद करना हो तो पता चलेगा कि 10 एकड़ के ऊपर राशन कार्ड पर, वो जो स्मार्ट कार्ड बना हुआ है उसके ऊपर एक बोरी दी जाती थी, और कहा यह जाता था कि हर कनाल के अंदर जिस तरह निस्वार की चुटकी डाली जाती है आप उस तरीके से डालें, और उसके नतीजे के अंदर वो लोगों को थ्रू आउट आखिरी वक्त तक यूरिया की सप्लाई जो है वो इसी तरीके से रही कि आप 2700 रुपये देंगे तो आपको मिल जाएगी, जो गवर्नमेंट का रेट 1900 रुपये था वो उस पर नहीं मिलेगी, और ना उस पर मिला। तीसरी चीज़, जब पहला पानी लगा तो पहले पानी के बाद यहाँ पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड का तस्वुर दिया जाता है, और पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड का तस्वुर इसलिए दिया जाता है कि जो हमारा पेस्टिसाइड सर्कल है, पेस्टिसाइड का जो शोबा है, जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उनको पता है कि इस तरह हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे। वो कभी नहीं बताते कि प्री एमरजेंस हर्बिसाइड हमें इस्तेमाल करना है। पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड जब उन्होंने इस्तेमाल की तो पता चला कि स्मॉग का सीज़न शुरू हो गया है, और पता ये चला कि जो मौसमी हालात हैं वो इस काबिल नहीं है कि सपोर्ट करें उस प्री एमरजेंस हर्बिसाइड के साइड इफ़ेक्ट को, और उसके नतीजे में जो हमारी फसल जो है वो फिर दोबारा स्ट्रेस में चली गई, और वो उसको एक और धक्का लग गया। पहला धक्का लगा डीएपी नहीं मिली, दूसरा धक्का लगा यूरिया नहीं मिली, और तीसरा धक्का पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड के गलत वक्त पर इस्तेमाल की वजह से हमारी फसल जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन में चली गई। सामीन, पहले पानी के बाद पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल हुआ, जिसे आप पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड कहते हैं, उसने फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाया। और फिर उसके बाद मार्केट के अंदर डीएपी तो मिलनी शुरू हुई, जिन लोगों ने पहले इस्तेमाल नहीं की और पहले पानी पर नहीं मिली, तो वो उस वक्त उसका रेट 6500 की बजाय 8000 हो गया, और आजकल माशाल्लाह उसका रेट 14000 रुपये है। तो वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सके, इसलिए कि जब 6500 रुपये थे उस वक्त मार्केट के अंदर डीएपी अवेलेबल नहीं थी, और जब जेब में 6500 आए तो पता चला कि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक और रीज़न थी। अब उसके बाद दूसरे पानी की बारी आई तो पता चला कि मंगला डैम और तरबेला डैम जो है वो पानी से खाली हो चुके हैं और नहरों के अंदर पानी नहीं रहा। उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है कि लोगों की तरफ से, ख़ास तौर पर सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर, बहुत शोर मचा कि ये पानी कहाँ चला गया, हालांकि पीछे पानी कोई नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त बाद के अंदर मैंने देखा कि जो वज़ीर आबपाशी थे उनका ताल्लुक़ सैयद खुर्शीद शाह साहब, उनका ताल्लुक़ सिंध से था, और अगर खुदा ना खास्ता उसका ताल्लुक़ पंजाब से होता तो वो सारा का सारा इल्ज़ाम पंजाब पर आता। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जो पैदावार को और बढ़ा सकती थी, वो किसी तरीके से जिन लोगों के पास ट्यूबवेल थे उन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और जिन लोगों के पास ट्यूबवेल नहीं थे वो सिर्फ ख़ास तौर पर ये बावलपुर, बावल नगर का एरिया, ये बेचारे उसी आस पर बैठे रहे कि पीछे से पानी आएगा तो फसल को मिलेगा। तो ये असल सूरत हाल थी। और जिन लोगों ने ट्यूबवेल लगाए उनको एक और प्रॉब्लम ये हुआ कि बिजली का रेट जो पहले 8 रुपये फी यूनिट था वो 30 रुपये के करीब पहुंच गया, और नतीजतन ये फरवरी के आखिर तक हमारी फसल की कैफियत यही रही, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, जिसे कहते हैं ना पानी पीने को मिला ना खाने को खुराक मिली। अब इस हालत के अंदर जो पैदावार आनी थी वो हमारे सबके सामने है, और उसका नतीजा पूरी कौम भुगत रही है। इन तमाम बातों के बाद एक और मसला आया जो मैंने पहले बताया कि सपोर्ट प्राइस का अनाउंस नहीं हुआ, यूरिया नहीं मिली,
DAP नहीं मिली, पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड गलत मौके पर इस्तेमाल की गई। अब इन तमाम बातों के बाद एक और मुसीबत आ गई, और वो मुसीबत जो पहले कभी नहीं देखी थी, उसका नाम था हीट वेव। उस हीट वेव का मतलब ये है, सामीन, आप जिम्मेदार आदमी हैं और किसान भाई हैं, आपको पता है कि बेहतरीन पैदावार के लिए अगर मार्च के महीने में 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो दाना जो है वो मोटा होता है। दाना मोटा होगा तो वज़न ज़्यादा होगा, वज़न ज़्यादा होगा तो पैदावार भी ज़्यादा होगी। लेकिन फरवरी के आखिर के अंदर अचानक टेम्परेचर 35 और 40 के करीब पहुंच गया, और हमें इस मर्तबा बाहर का मौसम देखना नसीब नहीं हुआ, और फसल को भी बाहर का मौसम, वो टेम्परेचर जो उसके दाने को मोटा करती, वो नसीब नहीं हुआ। यहाँ पर दो चीज़ें हुई। एक चीज़ ये हुई कि जिन लोगों ने लेट प्लांटिंग की थी वहाँ पॉलिनेशन नाकाम हो गई, कुछ हुई कुछ नहीं हुई। और जिन लोगों ने अर्ली प्लांटिंग की वहाँ पॉलिनेशन तो हो गई लेकिन दाना मोटा नहीं हुआ। उसके नतीजे के अंदर जब हीट वेव आई तो उसके नतीजे के अंदर जिन लोगों ने फसल पहले वक्त में लगाई, यानी 5 नवंबर से पहले लगाई, आप 10 नवंबर भी कर सकते हैं, उनकी पॉलिनेशन, उनकी फसल की पॉलिनेशन मुकम्मल हो गई, और पैदावार इतनी बुरी नहीं आई जितनी दूसरे लोगों की आई। लेकिन जिन लोगों ने लेट लगाई उनका तो बेचारों का बेड़ा गर्क हो गया। और एक मेरा दोस्त जिसका जेलून से ताल्लुक़ है, उसने कहा कि मेरी 11 मन पैदावार आई। तो मैंने उसे पूछा कि आपको ये 11 मन बताते हुए कोई शर्म आती है? तो उसने कहा जी मैं किसी को बताता ही नहीं हूँ, इसलिए कि देखने में तो फसल अच्छी थी लेकिन जब पैदावार आई है तो पता चला कि वो 11 मन थी। तो लेकिन ये 11 मन वाले भी थे, और एवरेज जो है वो 20, 22, 23 इसके करीब रही। लेकिन जिन लोगों ने अब किसी तरीके से DAP का बंदोबस्त कर लिया, यूरिया का बंदोबस्त कर लिया, पानी का बंदोबस्त कर लिया, और बीज उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया, वो 50+ भी रहे हैं। और ये 50+ के अंदर जब उनसे पूछा जाता है कि आप तमाम बातों के अंदर एक फैक्टर बताएं, तो वो ये बताते हैं कि हमने 5 नवंबर से पहले हमने गंदम को काश्त किया था। सामीन, ये वो वजूहात थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अगले प्रोग्राम के अंदर, अगली किस्त के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि हमने इससे क्या क्या सबक हासिल किया और कौन कौन से काम हमें अब करने चाहिए, ताकि जो बढ़ती हुई आबादी जिसमें हर इंसान को 125 किलोग्राम पर एनम एक साल के अंदर, हमारा हर इंसान जो पाकिस्तानी है उसकी जो गंदम की रिक्वायरमेंट है वो 125 किलोग्राम है, और जितने करोड़ होगी उसको आप 125 किलोग्राम से ज़रब देंगे तो उतनी पैदावार जो है वो हमें दरकार होगी। उसके लिए हमें 2-3 काम करने पड़ेंगे। एक काम, हमें फी एकड़ पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, हमें एरिया अंडर कल्टीवेशन वो बढ़ाना होगा। और तीसरा ये है कि जो पिछले साल के जो सबक हमने हासिल किए हैं हमें उससे फ़ायदा उठाना होगा, वो गलती नहीं करनी होगी जो पिछले साल हम गलती कर बैठे हैं। सामीन, अगले प्रोग्राम में मैंने आपको बताना है कि हीट वेव का मुकाबला कैसे करना है। एक सूरत तो जो हमारी एक नेशनल कौमी शनाख्त बन चुकी है, और वो ये है कि अपनी जान छुड़ा ली जाए ये कह के कि जी मौसमियाती तब्दीली है, हम क्या कर सकते हैं। और दूसरी सूरत ये है कि हीट वेव का इलाज ढूंढा जाए। तो अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस हीट वेव के इफ़ेक्ट को कम से कम कितना कर सकते हैं, और क्या इसको हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, उसके लिए आप अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपके सामने मैं उस प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।